हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 68वां एपिसोड लेकर के आए हैं, जो बेस्ड होगा 11 मई 2020 से 17 मई 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे डेली करंट अफेयर की वीडियो भी आती है, तो आप उसे भी देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर साल दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी बर्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 मई को मनाया जाता है जी, ठीक है। और इस वर्ष का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ल्ड, ठीक है। आपको वैसे ही पता है कि थीम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डे के लिए। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है जी, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत में हम रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन कितनी जरूरी है आपको पता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों किस बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रिया के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? तो ये बैंक AIIB है जी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दो बैंक और आपको दिख रहा होगा, ADB, NDB। एडीबी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में मुझे कमेंट करें, बताएं इसके बारे में। बाकी दो बैंकों के बारे में बताता हूं मैं आपको। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स बैंक है जी। सबसे पहले AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है, और इसके सदस्य देश 78 हैं जी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं जीन लीकून। चलिए आगे बढ़ेंगे और एनडीबी के बारे में जानेंगे, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी ब्रिक्स बैंक कहलाता है ये। ब्रिक्स ने फाउंड किया है। ब्रिक्स में 5 देश हैं जी, आपको पता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 15 जुलाई 2014 को ब्राजील में इसका स्थापना हुआ था। केवी कामत प्रेसिडेंट है, लेकिन संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है जी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो आप इनका फोटो देख के बताइए। बिल्कुल सही, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है जी। वहीं के मुख्यमंत्री हैं ये योगी आदित्यनाथ, ठीक है। आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं, और इलाहाबाद में वहाँ के हाईकोर्ट है जी। देखिए उत्तर प्रदेश अपने आप में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप वहाँ के बारे में जितना हो सके डिटेल पढ़िए। वहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जिला की संख्या है, ठीक है। वहाँ सबसे ज़्यादा MLA MLC सब होते हैं वहाँ। बीते दिनों किस मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर सेड के साथ समझौता किया है? तो ये किया है जी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने। टाटा पावर सेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और टाटा के आप जानते हैं अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। गृह मंत्रालय कौन संभालते हैं? अमित शाह जी। उड्डयन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय S जयशंकर। अब इस परियोजना के बारे में जानते हैं। कुल लागत 1200 करोड़ रुपये का है जी, और ये 2 चरणों में हस्ताक्षरित किया जाएगा। पहला चरण में एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं जो सेकंड स्टेज होगा, दूसरा चरण होगा, उसमें नेविगेशनल एड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ करार किया है? तो इन्होंने किया है जी भारतीय डाक सेवा के साथ, ठीक है ना। भारतीय डाक सेवा के बारे में हम जानेंगे। इस किट में एक्चुअली जो ICMR के 16 डिवीज़न हैं, वहाँ से 200 प्रयोगशालाओं में पहुँचाने जाने के लिए इन्होंने भारतीय डाक के साथ समझौता किया है जी। इनका टारगेट है 1 लाख कोविड-19 परीक्षण हर दिन करना, और 1.5 लाख डाकघरों के साथ ये करार किया गया है। इन किट्स को सूखी बर्फ, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, में पैकिंग के साथ भेजा जाएगा। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव हैं, कई दफ़ा बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल रट जाइए, याद कर जाइए। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1 अप्रैल 1854 को भारतीय डाक का स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है जी। बीते दिनों मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर कितना कर दिया है? तो इन्होंने 0.0 मतलब 0% कह दिया है जी, कि मतलब बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगा। देखिए वैसे ये लिटरली बोलूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हम इस देश के हैं और हमें पता होना चाहिए। मूडीज़ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। रेमंड W मैकडैनियल जूनियर इसके CEO हैं जी, ठीक है। वैसे IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह करता है तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो।
हर साल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए किसके द्वारा 8 और 9 मई को चिन्हित किया गया है? तो आप बताइए कौन किया होगा? संयुक्त राष्ट्र ने किया है जी, बिल्कुल सही। इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है और ये 75वीं वर्षगांठ थी जी। इस दिन को 2004 में घोषित किया गया था, लेकिन 2010 में पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 9वें महासचिव हैं, मैं बताया था आपको, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, एंटोनियो गुटेरेस। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद को भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो आप इनका फोटो देखिए और पहचानिए। बिल्कुल सही, ये दिया मिर्जा है। ये इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके समर्थक भी हैं। अब चूंकि इनको कार्यकाल बढ़ा दिया है तो ये वन्य जीव संरक्षण, स्वच्छ समुद्र, स्वच्छ वायु, जलवायु परिवर्तन के लिए संदेश फैलाने का काम करना जारी रखेंगे जी। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण जो कार्यक्रम है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और केन्या एक अफ्रीकी देश है जी। और इसके कार्यकारी निदेशक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंगर एंडरसन। इसलिए मैं लिख के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। बीते दिनों पूरे देश में 9 मई को बहादुर राजा महाराणा प्रताप सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी ये 480वीं जयंती थी जी। आपको पता है ये अकबर के समकालीन थे। आप इनके घोड़े को नाम जानते हैं, चेतक है, ठीक है ना। इनका जन्म 9 मई 1940 को हुआ था, मतलब अकबर से थोड़े से बड़ा हुए ये। उनका पिता मेवाड़ के राजा जी थे, राजा उदय सिंह द्वितीय। उनके माता जी का नाम जयवंता बाई थे, ठीक है। महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को इनके पिताजी के निधन के बाद वहाँ के सिंहासन पर विराजमान हुए थे। इन्होंने प्रख्यात हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर के साथ लड़ा था जी। हालांकि मुगल की जीत हुई थी, लेकिन फिर भी इनको बंदी नहीं बना पाया था मुगल। 29 जनवरी 1597 को चावंड में इनका निधन हुआ था, जो कि उस समय इनकी कार्यरत राजधानी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए CHD कोविड नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल, चंडीगढ़ प्रशासन ने। CHD से चंडीगढ़ ही होता है। देखिए, ये आंसर आप कर सकते थे, लेकिन मेरा टारगेट था कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल करूँ। देखिए, अपने पास कुल अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 3 जिसके पास विधानसभा हैं जी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पुडुचेरी के वी नारायण स्वामी हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ है। उसके अलावा चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमनदीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख, ये भी हैं जी। कोई छूटा तो नहीं ना? चलिए, बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बांस कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जी, जिन्होंने इस कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इनके पास केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को वर्ल्ड बैंक के ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्क रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है? तो इनका नाम अशोक माइकल पिंटो है। आजकल बहुत ही मेहरबान है ये भारतीयों पे। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है जी, आपको पता है। अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मालपास है। इसका मोटो, आदर्श वाक्य है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। बीते दिनों देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है जी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 1999 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। 11 मई 1998 को राजस्थान में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण के बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष का थीम है जी, फोकस ऑन रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, इस दिवस को आप साइंस डे से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वो 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष वुमेन इन साइंस उसका विषय था जी। देखिए, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण ऑपरेशन का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किया था। तब वो DRDO के अध्यक्ष थे, निदेशक थे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं पिछले कुछ वर्षों का थीम्स। 2019 में साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस था। 2018 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर था। 2017 में टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था जी। तो मैंने पिछले 4 सालों का आपको थीम रिवाइज करवाया। चलिए आगे बढ़ेंगे, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है जी। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदार एजेंसियों ने कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है? तो ये 6.7 बिलियन डॉलर का ये अपील है जी। एक्चुअली पहले ये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो बढ़ करके 6.7 बिलियन डॉलर हो गई है। और ध्यान रखिएगा कि ये कमज़ोर देशों के लिए किया गया है। इसका नाम वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना दिया गया है, ठीक है, इस योजना को।
संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही 54 देशों को कवर किया था। इसके अलावा अब 9 देशों को और जोड़ लिया है। वो 9 देश कौन कौन से हैं? लाइबेरिया, जिबूती, पाकिस्तान, मोजाम्बिक, सियरा लियोन्स, फिलीपींस, जिम्बाब्वे और टोगो। क्या आप इसमें बता सकते हैं कौन से अफ्रीकी देश हैं? बीते दिनों मदर्स डे यानी मातृ दिवस 2020 के रूप में कब मनाया गया है? तो ये इस वर्ष 10 मई को मनाया गया है जी। इस वर्ष मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि प्रत्येक वर्ष 10 मई को नहीं मनाया जाता, ये मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है जी। और इस बार 10 मई को पड़ा था। मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं को श्रम साध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 1908 में पहली बार मातृ दिवस मनाया गया था। बीते दिनों भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीप देशों की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका नाम है जी मिशन सागर, ठीक है ना। मिशन सागर शुरू किया है। यहाँ सागर का मतलब आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है। ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी हिंद महासागर के 5 देश हैं: मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। एक काम और कीजिए, इन 5 देशों को आप एटलस में भी देख लीजिए और इनके कैपिटल रिवीजन कर लीजिए। वैसे मैं करवा सकता था, लेकिन आप ये काम कीजिए। बीते दिनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो इन्होंने ICMR के साथ मिलकर ही किया है। वैसे NIV जो है वो ICMR का ही एक डिपार्टमेंट है जी। ICMR के महानिदेशक मैं बता चुका हूँ आपको, बलराम भार्गव हैं। 1911 में इसका स्थापना किया गया था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। वहीं NIV की स्थापना 1952 में हुआ था और पुणे में इसका मुख्यालय है जी। यह किट कोविड-19 संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। आपको याद होगा कि ICMR ने चीन से लगभग 5 लाख कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण किट को रद्द कर दिया था क्योंकि वो गलत परिणाम दे रहे थे। एक जानकारी और है, ICMR ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL के साथ करार किया है जी। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। बीते दिनों पश्चिम बंगाल वन विभाग के नवीनतम अनुमान के अनुसार सुंदरबन में बाघों की संख्या 2019-20 की तुलना में बढ़कर कितनी हो गई है? तो 96 हो गई है जी, अब 96 हो गई है। पिछले साल 88 था और उससे पहले 87 था। आई होप जल्दी 100 भी हो जाएंगे। सुंदरबन एक विश्व धरोहर स्थल है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। साथ ही वो रामसर साइट भी है जी। सुंदरबन डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, विश्व में बाघों का एकमात्र मैनग्रोव वन क्षेत्र है जी, ठीक है ना। IUCN लिस्ट में बंगाल टाइगर जो है वो लुप्त पर्याय प्रजातियों के सूची में सूचीबद्ध है जी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको फार्मेक्सियल कहते हैं, के अनुसार 2019-20 में भारत से फार्मास्यूटिकल निर्यात 7.57% बढ़कर कितने बिलियन डॉलर की हो गई है? तो अब 20.58 बिलियन डॉलर हो गई है जी। और ये जानकारी फार्मेक्सियल के जो डायरेक्टर हैं रवि उदय भास्कर ने बताई है जी। बीते दिनों किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, इंटरनल माइग्रेशन जिसको कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने किया है। हिंदी में नाम है यूनिसेफ, आप जानते हैं, इंग्लिश में यूनिसेफ कहते हैं इसको। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे हैं जी। सोचिए, 33 में 12 मिलियन बच्चे हैं। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ है, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, जो कि सबसे अधिक है जी 2019 में। भारत के बाद फिलीपींस का नंबर आता है, उसके बाद बांग्लादेश के, और उसके बाद चीन का नंबर आता है जी, ठीक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है? तो अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जी। काहे पर? राजमार्गों के निर्माण पर, ठीक है। इनके पास वैसे राजमार्ग मंत्रालय है, साथ ही जहाजरानी मंत्रालय भी है, ध्यान रखिएगा। MSME मंत्री यही है। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो कुल 9,304 पदों को समाप्त किया जाएगा जी, ये बुरी खबर है। 13,157 पद थे, अब इसमें से माइनस कर लीजिए तो शायद 3,853 पद बचेंगे। इन्होंने एक फैसला जो है जनरल DB की सिफारिश के अनुरूप लिया है जी, ठीक है, जिससे कि कुछ राजस्व बचाया जा सके। बीते दिनों अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है।
इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी जी पहले स्थान पे हैं, वहीं दूसरे स्थान पे राधा किशन दमानी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं, और राधा कृष्ण दमानी इनका एक मार्ट है, उस मार्ट का नाम बताएंगे क्या आप? वो 13.8 बिलियन डॉलर के संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ हो रहा है, इन्होंने इनका मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है जी। बत्रा और इस कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, वे आगे बढ़ा दिए गए हैं। FIH के कार्यकारी बोर्ड ने 47वीं FIH कांग्रेस की स्थगित करने का भी फैसला किया है, जिसे 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाना था। FIH की मुख्यालय लॉजोन स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना 7 जनवरी 1924 को किया गया था जी। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रख्यात इतिहासकार हैं और कुछ लोग हैं जिनकी देहांत हुई है पिछले दिनों, उनके बारे में देख लेते हैं। प्रख्यात इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन को कोलकाता में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए काम के लिए जाना जाता है। अमेरिकी गायक लिटिल रिचर्ड्स का निधन 87 वर्ष की आयु में हो गया। एक और है कोडावा फैमिली हॉकी KFH टूर्नामेंट के संस्थापक पांडाडा कुटप्पा का निधन हो गया है जी। कुटप्पा ने 1997 में ओलंपिक खेलों के तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था, जो अब भी जारी है। जाने माने निर्देशक और कई एनिमेटेड फिल्मों के कहानी लिखने वाले रॉब गिब्स का निधन हो गया है। तो इन चारों को आप सभी पाठकों की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए, बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है 12 मई को जी। ठीक है, और इस वर्ष का थीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, और ये कोविड-19 पर बेस्ड है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है, जो एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकी विद भी थी। ठीक है, इसको मनाता कौन है जी? और उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि ये WHO द्वारा वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। अब मैं बताता हूं, इसको मनाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। 1899 में इसका स्थापना हुआ था। एनेट केनेडी इसके अध्यक्ष हैं। बीते दिनों 8 मई को 159वीं जयंती पूरी करने वाले प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए किस देश ने तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये देश इजराइल है जी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राजधानी के साथ प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतान्याहू हैं, अभी फिर से वो लेने वाले हैं शपथ। इजरायली शेकेल यहाँ की मुद्रा चलता है जी। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर इस सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट दिया है। ठीक है ना, इजराइल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं हम। इनको एक्चुअली आधुनिक कला संग्रहालय जो कहाँ कलकत्ता में है ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही इसका शीर्षक दिया गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबुलरी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक हैं अद्वैत चरण गणनायक। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और साथ ही चित्रकार भी थे। वे अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए उनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और साहित्य में पाने वाला एकमात्र भारतीय हैं जी। ठीक है, वो पहले भी थे, मतलब पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला, और वो एकमात्र इंडियन है जिनको साहित्य में मिला है। ठीक है, इसके बाद कितने सारे नोबेल प्राइज मिला है मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, इवन नोट्स बना लीजिए, एक किसी दिन मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा उन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। देखिए, कई दफ़ा आप कहीं कहीं पढ़ लेते हैं कि श्रीलंका के भी लिखा है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रीय गीत नहीं लिखे हैं। ठीक है ना, उनका कोई स्टूडेंट था, उन्होंने लिखा था। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने जी। आपको याद आ रहा होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोटो भी था आपके बैंक आपके द्वार, कुछ ऐसा ही नाम है। FIR आपके द्वार योजना को 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पे शुरू किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस अवसर पर एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं को तत्काल उपलब्धता के लिए डायल 112 भी शुरू किया है। बीते दिनों किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए DRUVS, ठीक है, कैबिनेट विकसित किया है? तो ये DRDO ने किया है। एक्चुअली DRDO का एक लैब है हैदराबाद में, RCI, ठीक है, वहाँ पर
इस सैनिटाइजर का विकास किया गया है। इसे मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ के बारे में आप जानते हैं, जी सतीश रेड्डी इसके निदेशक हैं जी। बीते दिनों किसने नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी। मैंने इस पर बहुत ही शानदार एक वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप बिल्कुल देखिए। ये आनंद कुमार के जगह पर बने हैं जी। आनंद कुमार को अब संस्कृति मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। मैंने बहुत डिटेल से किया है, जितने भी 19-20 नए सचिव बने हैं सबके बारे में बताया है। नवीन एवं नवीनकरणीय राज्य मंत्री हैं, लेकिन इनके पास स्वतंत्र प्रभार हैं, राजकुमार सिंह। मैंने स्वतंत्र प्रभार क्या होता है इस पर भी वीडियो बनाया है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। आरके सिंह आरा कंस्टिट्यूएंसी जो कि बिहार में है वहां से हैं। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है? तो ये एमएचआरडी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये जी। और यह हेल्पलाइन जो है वो कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्रों समुदाय के होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, आपको पता है इनसे पहले एमएचआरडी प्रकाश जावड़ेकर जी थे। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी के पास अभी कौन सा मंत्रालय है, आप उन मंत्रालय का एक बार नाम लिखिए। ठीक है, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं जी। और भितरकनिका और सिमलीपाल वहाँ 2 नेशनल पार्क भी हैं। बीते दिनों किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा एक विकल्प अनुबंध को लॉन्च किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण ने किया है जी। इनके पास वित्त मंत्रालय के साथ साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय भी है। गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडिया आईएनएक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईएफएससी में ये अनुबंध को लॉन्च किया है जी। ठीक है, याद रखिएगा। बीते दिनों किस मंत्रालय द्वारा चैंपियन नामक एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये एमएसएमई ने किया है, यानी केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज। यह प्रौद्योगिकी आधारित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंध सूचना प्रणाली है। चैंपियन का अर्थ है यहाँ पर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। एमएसएमई मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी, इनका कंस्टिट्यूएंसी है नागपुर जी। और एमएसएमई के राज्य मंत्री हैं वो हैं प्रताप चंद्र सारंगी। ठीक है, और इनका कंस्टिट्यूएंसी उड़ीसा मतलब उड़ीसा राज्य से आते हैं जी, सोलापुर है। ठीक है, और एक्चुअली ये बहुत ही चर्चा में रहे थे जब शपथ हो रहा था। इनको उड़ीसा का मोदी कहा जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे इनको, ये साइकिल पर चल चल के प्रचार किए थे। बीते दिनों बेंगलोर स्थित सीएसआईआर नाल द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इन्वेसिव बीपैप वेंटिलेटर किस नाम से विकसित किया गया है? तो ये स्वस्थ वायु इसका नाम दिया गया है। आप देखिए, सीएसआईआर का पूरा नाम जानते हैं आप, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये फ्रीडम बॉडी है जी, स्वतंत्रता से पहले बनी थी। 26 सितंबर 1942 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके प्रेसिडेंट जो भी प्रधानमंत्री होते हैं अभी मोदी जी हैं। डीजी हैं शेखर सी मंडे। नाल मतलब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये एक्चुअली डीआरडीओ सीएसआईआर का ही है। ठीक है, और ये 1 जून 1959 को इसका स्थापना हुआ था। जितेंद्र जे जाधव इसके डायरेक्टर हैं जी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बीते दिनों किस भारतीय कार निर्माता कंपनी ने एंड टू एंड ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान उपलब्ध कराने हेतु वॉन ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये महिंद्रा ने किया है जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। बड़ा अच्छा फोटो है ये। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन को अपने ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी का चयन में पारदर्शी, निर्बाध और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है जी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी और सीईओ पवन गोयनका हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बीते दिनों किसने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किया है जी। ठीक है, यह पॉलिसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको एडाई के नाम से आप जानते हैं अच्छे से, के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार है, मुंबई में मुख्यालय है। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ था। बीते दिनों किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो ये बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता है जी। ठीक है ना, और बेंगलुरु हवाई अड्डे के जो उसका नाम है कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के इस साल स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। ध्यान रहे, ये पिछले 4 में से 3 बार जीता है। ठीक है ना,
तो आपको याद होना चाहिए। क्या आपको नई दिल्ली हवाई अड्डे का नाम याद है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। भोपाल का राजा भोज। बीते दिनों आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार डेटा को अधिकतम कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? तो ये भारत सरकार के अनुसार 180 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता जी, ये भंडारण निषिद्ध है। नए मानदंड केवल जनसांख्यिकी, संपर्क, स्व मूल्यांकन और संक्रमित व्यक्तियों के लोकेशन डेटा और उसके संपर्कों के डाटा संग्रहण की अनुमति देते हैं जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस देश में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस महामारी के चलते यानी अगले साल 2021 तक स्थगित कर दिया गया है? तो ये अपने देश भारत में होने वाला था जी, मैंने बताया था अच्छे से इसके बारे में। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। 21 मई 1904 को फीफा का स्थापना हुआ था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। म्यूनिख जर्मनी में है जी। चलिए अब डिटेल से कर लेते हैं एक बार। देखिए ये होने वाला था 2020 में, लेकिन अब इसको 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 के बीच भारत में किया जाएगा। मैंने तब बताया था कि 5 स्थानों का चयन किया गया है। वो 5 स्थान कौन कौन से हैं जी? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। एक बात और बताया था कि गुवाहाटी में मैच शुरू होगा, टूर्नामेंट शुरू होगा और मुंबई में इसका समापन होगा जी, ठीक है ना। मतलब आखिरी मैच या फाइनल मैच आप कहिए मुंबई में खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो उन्होंने 12 घंटे कर दिया है जी, ठीक है। देखिए लेबर लॉ है जो संवर्ती सूची में आता है जी, तो यहाँ केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है इस पे नियम लॉ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के मकसद से यह कदम उठाया है जी। 8 घंटे से बढ़ाकर के 12 घंटे कर दिया है। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों के रक्षा के उद्देश्य से यह सुधार किया है। अब मध्य प्रदेश के बारे में जानिए। भोपाल राजधानी है, 52 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं, जो बिहार के राज्यपाल थे इनसे पहले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जैसा कि मैंने बताया आपको। यहाँ के जो हाईकोर्ट है जबलपुर में है, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है जी। बीते दिनों किस देश ने $1,80,000 की इनामी राशि वाले FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता है? तो ये देश चीन है जी, ठीक है। ये सारे चीनी प्लेयर हैं। राउंड रॉबिन चरण में अधिकतम अंकों के आधार पर चीन को विजेता घोषित किया गया। उन्होंने फाइनल में अमेरिका से 2-2 के ड्रॉ खेला था जी। चीन ने $48,000, अमेरिका ने $36,000, वहीं अन्य देशों ने $24,000 जीते हैं जी। जबकि भारत इस टूर्नामेंट में 6 टीमों में 5वें स्थान पर रहा है। ये 6 टीम कौन कौन से थे? अमेरिका, चीन, यूरोप, रूस, भारत और शेष विश्व। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लक्ष्य के अनुसार 15 मई से पहले कितने मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाना है? तो ये मंत्रालय ने 1000 लक्ष्य रखा है जी। 1000 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 11 मई 2020 को 117 मंडियों को जोड़ा गया। ई नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकृत किया गया। इससे देश में मंडियों की संख्या 962 हो गई है जी, यानी जल्द ही 1000 हो जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन मंडियों का शुभारंभ किया। इसके मंत्री कौन है जी? नरेंद्र सिंह तोमर। इन ऑनलाइन मंडियों का उपयोग अब नारियल और बांस के व्यापार के लिए भी किया जा रहा है। इससे पहले फल, सब्जियां, फाइबर, खाद्यान्न के लिए किया जाता था। करीब 150 वस्तुओं को इसमें बेचा जाता है। बीते दिनों किस राज्य के सोहराय खोबर पेंटिंग को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? तो ये झारखंड में पेंटिंग बनाया जाता है जी। याद रखिएगा, सोहराय खोबर पेंटिंग, इसके बारे में जानते हैं। झारखंड के स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा सोहराय खोबर पेंटिंग बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्र कला है। यह हजारीबाग जिले के अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न रंगों के स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बीते दिनों किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? तो ये तेलंगाना का है जी, ठीक है ना। तेलिया रुमाल जो है वो तेलंगाना का है। तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है, जो पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। पिछले दिनों मैंने 4 अलग अलग GI टैग बताया था। चलिए एक स्लाइड में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं।
मैंने बताया था गोरखपुर के टेराकोटा लगभग 100 वर्ष पुराना है और उसे जीआई टैग दिया गया है। कदलाई मिताई तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली गुड़ और मूंगफली की एक कैंडी है जी, जिसमें थामी बरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है टेस्ट के लिए। मणिपुर के काले चावल, जिसको चाक हॉक भी कहा जाता है, उसे जीआई टैग दिया गया है। और साथ ही कश्मीर घाटी के क्षेत्र में केसर की खेती के लिए जीआई टैग दिया गया है। बीते दिनों उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप बताइए, मैं हिंट देता हूं, अनीता करवाल की जगह पर इनको बनाया गया है जी। बिल्कुल सही, ये सीबीएसई में बने हैं। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। वे वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर हैं। वह सीबीएसई में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल के स्थान लेंगे। मैंने बताया था अनीता करवाल उच्च शिक्षा में सचिव बन गई हैं। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 3 नवंबर 1962 को हुआ था। एनसीईआरटी के सेनापति अध्यक्ष हैं जी, और यूपीएससी के अरविंद सक्सेना, याद रखेंगे सब। किस स्टार टेनिस खिलाड़ी एशिया ओशियानिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो इनका नाम बताइए आप। ये सानिया मिर्जा हैं जी, ठीक है। यह पुरस्कार मां बनने के बाद दिया जाता है, और ये सफल वापसी के लिए, मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए दिया जाता है। इतनी आसान नहीं होता। उन्होंने इस जीत में मिला पैसा तेलंगाना सीएम रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है, और इसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दी है। उन्होंने कुल 16,985 में से 10,000 से अधिक वोट उन्हें मिले थे जी इसे जीतने के लिए। साथ ही सानिया मिर्जा ने 4 साल बाद फेड कप में वापसी की, और इतिहास में पहली बार भारत ने प्लेऑफ में जगह बनाई। इनका बेटे का नाम इजहान है, जिनका जन्म अक्टूबर 2018 में हुआ था। उसके बाद इस साल जनवरी में कोर्ट पर लौटी और नादिया किचेनोक के साथ होवार्ड इंटरनेशनल खिताब जीता। इनके बारे में कुछ और बताता हूं मैं। इनको पद्मश्री के साथ साथ पद्म भूषण और सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, आप फोटो में देख रहे होंगे, एस अगेंस्ट ऑड्स। तो इन्होंने खुद ही लिखा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद के रिटर्न। बीते दिनों गुजरात सरकार ने किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है? तो ये शहर अहमदाबाद है जी, ठीक है। ये एक अच्छा कदम है। राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवाओं को कैशलेस बनाने के अलावा एक प्रोटोकॉल भी जारी किया है। उसके अंतर्गत हाथ में दस्ताने होने चाहिए, सैनिटाइजेशन टोपी होना चाहिए, साथ में सैनिटाइजर भी होना चाहिए। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग और आरोग्य सेतु ऐप भी उनके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है जी। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गिर नेशनल पार्क यहीं पर है, जहां एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? तो ये 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जो कि एक बड़ी राशि है। जीडीपी का ये 10% है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज पर बल देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया, और उन्होंने जो 5 स्तंभ बताए हैं वो है अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, मांग यानी डिमांड। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन 5 को एक बार अवश्य पढ़ें। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। बीते दिनों किस पैरा एथलीट ने भारतीय पैरालंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा की है? जैसा कि आप एक साथ 2 काम नहीं कर सकते, तो ये हैं दीपा मलिक। आप इनको फोटो देख रहे होंगे। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला के साथ साथ ये शानदार कैरियर में कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीता है जी। तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है ये। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में किया गया था, और इसके महासचिव हैं गुरशरण सिंह, ठीक है। राष्ट्रपति से अवार्ड लेते हुए आप फोटो में देख रहे होंगे। बीते दिनों भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? तो आपको पता अगर होगा कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, तो आप इसका आंसर कर सकते थे। वैसे उत्तराखंड से और सिक्किम से मानसरोवर यात्रा किया जाता है जी, ठीक है। इस 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशानुसार किया गया है, और ये सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषित है जी। इस सड़क मार्ग का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, के करीब उत्तराखंड में किया गया है, और इसे बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है जी, जो धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ती है। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 40.45 टन स्वर्ण भंडार में वृद्धि दर्ज कर गई है जी, और ये अब हो गया है कितना 653.01 टन, ठीक है। जो पहले यानी कि 18-19 में ये 612.56 टन था। कुल
मैं आपको बता देता हूँ, आरबीआई के पास 477.81 बिलियन डॉलर का रकम है, जिसमें से 263.4 बिलियन है जो प्रतिभूतियों में है जी, बाकी दूसरे बैंकों को जो लोन दे रखा है। बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो कुल 14 राज्यों के लिए उन्होंने इतने पैसे जारी किए हैं जी। उसमें से कुछ प्रमुख हैं। केरल को 1,276.91 करोड़, पंजाब को 638 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तीनों राज्य जो मैंने बताया है वो नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं जी, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और यूटीज द्वारा, यानी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आधार नंबर के से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? तो ये अब 30 सितंबर कर दिया गया है जी, ठीक है। और केंद्र सरकार ने 11 मई को यह स्पष्ट किया कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है, आखिरी सितंबर तक। बीते दिनों आई WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आप बताइए। ये 74वें स्थान पर रहा है जी भारत, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें स्थान पर रहा था, 2 रैंक गिरा था, लेकिन यहाँ हम 2 रैंक ऊपर चढ़े हैं जी। इस सूचकांक में स्वीडन है जो सबसे ऊपर है, उसके बाद स्विट्जरलैंड की बारी आती है और फिर फिनलैंड की बारी आती है। तो आपको टॉप 3 याद रहना चाहिए। ETI ने ऊर्जा प्रणालियों के मौजूदा प्रदर्शन और सुरक्षित, टिकाऊ, सस्ती और समावेशी प्रणालियों के लिए तत्परता के आधार पर 115 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया है। भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार कर 2 स्थान की छलांग लगाई है जी, जैसा कि मैंने बताया आपको। WEF के संस्थापक और अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है जी। बीते दिनों सुर्खियों में रही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है? तो आप बताइए। ये विदेश मंत्रालय के है जी। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये विदेश मंत्रालय में एक स्वायत्त संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद केंद्रीय विदेश मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाना है। ICCR ने यूनाइटेड वी फाइट नामक एक गीत जारी किया है, जिसमें ऊषा उथूप और जो अल्वरेस जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों ने कार्य किया है जी। इसमें बहुत सारे सिंगर ने इस गाने को गाया भी है। बीते दिनों कोविड-19 महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के लिए किस देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था ने 3.6 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? तो ये अमेरिका के संस्था है जी, CDC, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल करता हूँ। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने कोविड-19 महामारी के लिए भारत की प्रतिक्रिया के सहायता के लिए 3.6 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। वित्त पोषण की यह प्रारंभिक किस्त भारत को SARS-CoV-2 प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला क्षमता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूत करने और समर्थन करने में मदद मिलेगी। बीते दिनों TVS समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम बेंटागो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? तो इन्होंने IIT मद्रास के साथ मिलकर के विकसित किया है जी। और ये डिवाइस जो है वो MIT बोस्टन जैसे संस्थाओं के मार्गदर्शन के साथ साथ मद्रास मेडिकल कॉलेज और कावेरी अस्पताल जैसे अस्पतालों के सहयोग से विकसित किया गया है। किस बैंक द्वारा भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया गया है? तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बताया था, AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों से मिल चुका है। न्यू डेवलपमेंट बैंक से अभी तक नहीं मिला था, तो इन्होंने भी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर दे दिया जी। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर शांघाई चाइना में है, प्रेसिडेंट KB कामत है, वो पहला है और इंडियन भी है। ब्रिक्स इसके फाउंडर हैं और ब्रिक्स में 5 कंट्री है, आपको पता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था। और इसका फाउंडेशन जो बैंक का हुआ था 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील में हुआ था जी, तो ये भी याद रखेंगे। कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने सदस्य देशों की मदद की दिशा में NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का दूसरा आपातकालीन सहायता कार्यक्रम है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? HOP, तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है जी। होप का यहाँ मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं, ठीक है।
चलिए हम उत्तराखंड के बारे में डिटेल करेंगे। आप बताइए इनका नाम क्या है, इनका फोटो जिसका देख रहे हैं आप, ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, राजधानी देहरादून है और गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी बनी है, अभी भी कुछ दिन पहले बनी थी, मैंने बताया था आपको। 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था और ये अपने देश का 27वां राज्य था जी। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। गोविंद पशु बिहार नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, तो कुल 6 नेशनल पार्क याद रखेंगे आप। बीते दिनों किस आईएएस अधिकारी को 12 मई 2020 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप इनका फोटो देखिए, ये हैं वी विद्यावती। ये 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं जी। और मैं आपको बताता हूँ ASI के बारे में। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंगम है और ये मैं बता दूँ 1861 में ही इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और बहुत इंपॉर्टेंट ये संस्थान है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बीते दिनों किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट विकसित किया है? तो आप फोटो में देखिए पहले, ये आपको देख रहे होंगे वॉच की तरह ब्रेसलेट है ये इटली ने लॉन्च किया है जी। इटली में भी IIT होता है, जैसे इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, वैसे ही इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। इटली की राजधानी रोम है और जहां फॉग का हेडक्वार्टर भी है और यहां का मुद्रा लीरा चलता है जी, इटालियन लीरा। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है जी, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इस महीने जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट डे आया है वो आप रिवीजन कर लीजिए। इस वर्ष का थीम है फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1989 को एक प्रस्ताव के जरिए परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषणा किया था और 93 में महासभा ने एक प्रस्ताव में हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाने का फैसला किया था जी। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। यह दिन यूनिवर्सल पीस फेडरेशन द्वारा भी मनाया जाता है क्योंकि वे परिवार को एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। बीते दिनों किसके द्वारा वर्ष के बीच में जारी की जाने वाली अपनी रिपोर्ट विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टस जारी की गई है? तो ये यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी की जाती है जी, ठीक है, UN द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम लोग। UN ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि का दर का भी अनुमान लगाया है। विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत का विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं 2021 में 5.5% रहने का उम्मीद है जी। बीते दिनों किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये अब तक बने हुए थे WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन। इनका फोटो देखिए, अब ये इस्तीफा दे दिए हैं यानी 31 अगस्त से ये अपने पद से हट जाएंगे। ये 2013 में WTO को प्रमुख बने थे जी, 4-4 साल के लिए बनते हैं। ये अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर रहे थे। इनसे थोड़ी समस्या हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप जी को, इसलिए उनके दबाव में आकर के ये पद से इस्तीफा दे रहे हैं। WTO गेट के बाद बना था जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका 164 सदस्य देश हैं जी और 1 जनवरी 1995 को, जैसा कि मैंने बताया, गेट के बाद ये बना था WTO। बीते दिनों किसने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो ये भारतीय रेलवे ने ही किया है जी, ठीक है। भारतीय केंद्रीय रेलवे के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इनसे पहले सुरेश प्रभु थे। रेल राज्य मंत्री कौन है? अगंदी सुरेश चनस्पा। और भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव, जिसे आप BK यादव के नाम से जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मतीर स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य पश्चिम बंगाल है जी, ठीक है ना, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। जानेंगे इसके बारे में। इन्होंने जो 6 जिला है इनका बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिमी वर्धमान और पश्चिमी मिदनापुर, और अभी शुरुआत किया गया है 6,500 एकड़ पर, ठीक है। हालांकि पूरा 50,000 एकड़ पर ये होंगे जिसमें मछली पालन और बागवानी मेन प्रायोरिटी होगा जी। चलिए अब पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे।
23 जिले हैं, कोलकाता राजधानी है। राजभाषा बांग्ला है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं जी। विधानसभा में 295 सीटें, 42 सीटें लोकसभा में, राज्यसभा में 16 सीटें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। राज्य सीमा बनाती है असम, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार से। कुछ नेशनल पार्क है यहाँ पर: सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, नेवरा नेशनल पार्क, जलपाड़ा नेशनल पार्क और गुरुमाला नेशनल पार्क। बीते दिनों किस बैंक ने भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है? तो ये फेडरल बैंक लिमिटेड है जी, जिसके अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी हैं। एमडी सीईओ इनके श्याम श्रीनिवासन है जी, और अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर है। मनीग्राम की बात करें तो इसके अध्यक्ष और सीईओ एलेक्स होम्स हैं। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। बीते दिनों किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार हैं ये, ठीक है ना, फोटो में आपको दिख रहे होंगे। नौसेना अधिकारी अंशु भाव और कुलदीप त्यागी को दूसरे और तीसरे स्थान के लिए बुक प्राइज प्रदान किया गया है। अब मैं इस ट्रॉफी के बारे में बताता हूँ। दिवंगत ध्वज अधिकारी GM हीरानंदानी की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी, जो 1985 से 87 तक नौसेना के कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान के कमीशन अधिकारी के रूप में थे, जो 89 में रिटायर हुए थे जी। एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान नौसेना स्टाफ प्रमुख हैं। बीते दिनों कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र विश्व बैंक ने किस देश के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ये घोषणा अपने देश भारत के लिए किया गया है जी, ये अच्छी बात है। यह उन गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा, जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं IMF का भी हेडक्वार्टर है जी। बीते दिनों आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ऑफकोर्स विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है जी। आप देखिए फोटो में ऊपर में तिरंगा दिख रहा होगा आपको। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लवारोव की अध्यक्षता में की गई। संघाई की बात करें तो ये एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 8 सदस्य देश हैं। भारत पाकिस्तान बाद में ऐड हुआ था। भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसके द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की गई? तो ये किया गया भारत सरकार द्वारा, ठीक है ना। एपीडा जानते हैं आप, ये जो REPF है यानी चावल निर्यात संवर्धन मंच जो है, वो एपीडा के तत्वावधान में की गई है। एपीडा का पूरा नाम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादन निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण। REPF में चावल उद्योग के प्रतिनिधि, एपीडा निर्यात यानी निर्यातक यानी एक्सपोर्टर, वाणिज्यिक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और कुछ राज्य जो चावल उत्पादन करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल होंगे जी। बीते दिनों राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आप ऑप्शन देख के बताइए। ये डॉक्टर हर्षवर्धन हैं और इन्होंने ही किया है जी। मैंने प्रीति सूदन के बारे में बताया था, ये इनका कार्यकाल, इनके सचिव हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, इनका 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने संकट के इस समय में लगभग 100 जरूरतमंद देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसे आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने, एकजुटता बढ़ाने और समर्थन प्रदान करने में भारत के योगदान पर जोर दिया है जी। और ये बैठक जो थी एक थीम पर आधारित थी। थीम है डिलीवरिंग कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। बीते दिनों किसने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के बाद वोकल फॉर लोकल बनने के लिए आगे आया है? तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग है जी, KVIC, जिसका फाउंडेशन 1956 में किया गया था और ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन हैं और इसके जो पेरेंट एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs है, ठीक है। MSMEs के बारे में आप जानते हैं, आजकल बहुत चर्चा में है। और KVIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसको पार्लियामेंट बनाती है, या आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर बनाती है, विधानसभा में बनती है ये। बीते दिनों अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस यानी US यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये 16 मई को मनाता है जी अमेरिका, ठीक है। यह हर साल मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है।
अमेरिका सेना में कुल 6 शाखा है, जैसे इंडिया में 4 हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये 4 तो हैं ही, साथ में अमेरिका की मरीन कॉर्प्स और हाल ही में गठित स्पेस फोर्स भी है जी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो आप बताइए उस राज्य का नाम। मैं हिंट देता हूँ, वहाँ 9 नेशनल पार्क हैं जी। बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश है जी। मध्य प्रदेश में शहीद और अन्य मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए भी हेल्प डेस्क के माध्यम से उसकी सहायता प्रदान की जाएगी। और ये हेल्प डेस्क जो है वो भोपाल में पुलिस मुख्यालय में स्थापना किया गया है। ठीक है। राज्य पुलिस ने एक और काम किया था, मैंने बताया था कि एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ताओं के घर का दौरा करेगा, यानी एफआईआर आपके द्वार। मैंने बताया था ये मध्य प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है। बीते दिनों किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम के इजाज़त दे दी है? तो ये निर्णय ट्विटर ने लिया है जी। ये ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, और इन्होंने बताया कि अब जो कर्मचारी हैं वो कोरोना काल खत्म होने के बाद भी घर से काम कर सकेंगे। ठीक है। जैक डॉर्सी ने कुछ दिन पहले अपने आमदनी के एक बड़ा हिस्सा दान किया था जी। किस राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है जी। यहाँ इन्होंने बताया कि लाल चने की खेती 10 लाख एकड़ से अधिक में नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ये जल्द ही ऐसा नियम बनाएंगे कि कौन सा फसल कितने खेत में किया जाएगा। अगर किसी ने इस दिशा निर्देश का उल्लंघन किया तो उनको रायते बंधु के जो लाभ दिया जाता है 4,000 रुपया, वो नहीं मिलेगा, और साथ ही एमएसपी भी उनको नहीं मिला जाएगा। ठीक है। यहाँ कुछ 3 नेशनल पार्क है जो मुरुगवानी, महावीर और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपये की नकदी डाली जाएगी? तो इन्होंने 90,000 करोड़ रुपया बताया है कि इन्होंने, निर्मला सीतारमन ने। और उन्होंने बताया कि ये फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे 90,000 करोड़ रुपया डिस्कॉम को ये दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको पीएमओ आप कहते हैं, के अनुसार पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो ये 3100 करोड़ रुपये है जी। पीएम केयर्स का पूरा नाम आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है। और इसमें 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ जो होगा वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर खर्च किया जाएगा, और 100 करोड़ वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे जी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितने प्रतिशत कम कर दी है? तो इन्होंने 25% कम किया है जी। ठीक है ना। और देखिए, टीसीएस का पूरा नाम होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये 14 अप्रैल से लागू होकर के 31 मार्च अगले साल तक चलेगा ना, 2021 तक, और 25% की कटौती की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, ये सभी टीडीएस और टीसीएस के दरों में 25% की कमी की जाएगी। टीडीएस की दरें 1 से 30% तक है जी अभी लागू। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों कोविड-19 के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो पहले तो भैया 30 अप्रैल तक था, अब उसे बढ़ा करके 15 जून 2020 तक कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यह पुरस्कार 1995 से दी जा रही है। 1995 में पहली बार तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस न्यारेरे को दिया गया था। यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है जी। इसमें 1 करोड़ रुपये की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है ना। यह मैक्सिमम 2 लोगों को दिया जा सकता है या 2 इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है। अब पिछले 5 मैं बताता हूँ। 2014 में इसरो को दिया गया था, 15 में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को दिया गया था, 16 में संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया था, 17 में एकल अभियान ट्रस्ट के लिए, और 18 में योहोई ससकावा को दिया गया था ये पुरस्कार। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, तो कर्नाटक इसकी सही आंसर हो गया। बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर 5 नेशनल पार्क है, आंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। तो आप याद रखिए।
बीते दिनों G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आप बताइए। ये किए हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है। पीयूष गोयल जी अपने देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं जी। हालांकि आप जानते हैं इनको रेलवे मंत्री के तौर पे, लेकिन इनके पास ये मंत्रालय भी है। G20 देशों के नाम एक बार देख लीजिए आप। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरियन गणराज्य और टर्की, ब्रिटेन, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये सऊदी अरब में किया गया जी बैठक। बीते दिनों किसने अभी अपने सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पादन बेचने का फैसला किया है? तो ये CAPF ने किया है, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने किया है जी। और ये 1 जून 2020 से लागू हो जाएगा, ठीक है। इस पहल से लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों द्वारा स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे जी, ठीक है ना। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। बाकी के CRPF के बारे में बताता हूँ मैं आपको। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना किया गया था। डायरेक्टर जनरल इसके AP महेश्वरी हैं जी, एक IPS हैं। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और इसके डायरेक्टर जनरल हैं BK जौहरी। बीते दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो ये क्रिकेट का खबर था, मैंने सोचा कि ले आऊँ। तो ये बाबर आजम है जी। बाबर आजम को इन्होंने बनाया है कप्तान। बाबर आजम एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। 26 टेस्ट मुकाबले में 45.12 के औसत से 1850 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में इन्होंने 74 मुकाबले में 54 के शानदार औसत के साथ 3359 रन बनाए हैं। और T20 में देखिए इनकी औसत 50 से ज़्यादा है जी और 1471 रन बनाए हैं। 38 मुकाबले खेले हैं। तो आज की बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।